Hanif Abbasi sahab, please be brief, one supplementary only. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंट, ज़रा स्पीकर साहब मेरी तरफ देखिएगा जी। ये मैं अपने जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं सारे, उनमें से दो को छोड़ के इन दो से पूछे, इन्होंने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब और मुसद्दक मलिक साहब आके 10-10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि क्वालिटी डिलीवरी आ सके? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा जो है वो 10 वजारतों का जवाब दे और फिर उसमें आप कहें कि जी हमें कामयाबी भी होगी। ये मुमकिन नहीं है। तो एक तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम इन बेंचेस को कैसे फिल करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे दिलचस्पी का जो इस वक्त मंजर यहाँ ये असम्बली पेश कर रही है, वही बाहर मंजर पेश हो रहा है हमारा। दूसरी बात ये है कि मैं मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं और मैं इनकी कॉम्पिटेंसी से कभी भी एक सवाल पूछे प्लीज। मैं पूछने लगा हूँ, लेकिन तारीफ थोड़ी सी कर लेने दें। मेरी सिर्फ गुजारिश इनसे ये है, ये IPPs का मसला कितना मुश्किल है जिसने पूरे मुल्क को दिवालिया बना दिया है। मेरे इल्म में आया कि झंग में एक 50 मेगावाट का IPP है, उसके अंदर 10 कई सालों से बंद पड़ा है, 10 करोड़ रुपया महीना लेता है। 92 से हम रगड़ाई कर 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 कभी महीने में 10 करोड़ तो छोड़ के 2 करोड़ नहीं देखा। ये कौन कौन से लोग हैं? ये कौन है मियां मनशा? ये कौन है फलां? ये लोग कौन है? ये 42 ऐसे, ये 42 ऐसे हैं। ये आरिफ हबीब भी है, आरिफ हबीब भी है, आरिफ हबीब भी है। इस तरह ना करें। जब इज्तिमाई बात हो रही हो तो वो किसी की फुफ्फी का पुत्र नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की बात करनी है हमने। इस मुल्क की जब बात करेंगे, 42 IPP बंद पड़े हैं। शुक्रिया। हम उन्हें ये कहेंगे, आखिरी बात, हम उन्हें ये कहेंगे कि मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आपने मुल्क से अरबों खरबों में, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी बात नहीं कर रहा मिनिस्टर साहब, जो लोकल हैं, लोकल जो अरबपति से कई खरब से भी आगे चले गए हैं, वो तो नाम भी नहीं आता खरब से आगे होता गया है, उसमें भी चले गए हैं वो। अगर उनको कहें कि ये पाकिस्तान ने आपको ये बनाया है, आप मेहरबानी करके हाथ बुलाएं उनको गाली ना दें, उन्हें बुरा भला ना कहें, उनको बुलाएं, बुला के हाथ साथ फेरो, नहीं मान दे तो दूसरा काम करें, वो तब जाके मुल्क। ठीक है। मिनिस्टर एनर्जी एंड पेट्रोलियम, ये 3 ऑनरेबल मेंबर्स के सवालात हैं, ये क्लब करके प्लीज ब्रीफ जवाब दें। जी मिनिस्टर इजाजत पेट्रोलियम सर, तो सर मैं इजाजत। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मिनिस्टर साहब को जवाब देने दें। जी नो क्रॉस टॉक। जी मिनिस्टर साहब आप बोलें प्लीज, स्टेटमेंट दें अपनी। सर मैं बड़े एहतराम से कहूँगा कि जितना मज़ा नेशनल असेंबली में आके सवालों के जवाब देने का आता है, सर सेनेट तो कुछ नहीं। मुझे तो लगता है सर कि सेनेट को भी, सारे सेनेटर्स को बुलाना चाहिए, वो यहाँ से इंस्पायर हों सर। तो बड़ी शानदार गुफ्तगू चलती है। सर मैं एक एक करके सवालात के जवाब देने की कोशिश करता हूँ सर। आइन के तहत, आइन के अंदर आर्टिकल 158 भी है सर और 172(3) भी है। ये दोनों आर्टिकल्स इकट्ठे पढ़े जाते हैं और जब आप इन दोनों आर्टिकल्स को इकट्ठा पढ़ते हैं तो सर उसके तहत जो तमाम गैस के ज़खायर निकलते हैं उनके अंदर पहला हक जो है वो सूबों का भी है और वफाकी हुकूमत का भी है। इस वजह से बाहमी मुशावरत के ज़रिए और आइन ही के उसके तहत प्रेसिडेंट या उसका नॉमिनी जो है वो बैठ के ये फ़ैसला करता है कि नई गैस जो निकल रही है उसको कैसे एलोकेट करें ताकि पूरा मुल्क चल सके। ये तो सर इसका आइनी जवाब है। इसके अंदर सर एक जुडिशल जवाब भी है, वो ये है कि ये जो दोनों मामलात हैं आर्टिकल 158 के और आर्टिकल 172(3) के,
ये इस वक्त एडजुडिकेशन में है सर, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। ये मुकदमा दायर भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में लगा नहीं, मेरा मतलब दायर हुआ है। और ये फैसला सर जब हो जाएगा तो इसकी आइन की तशरीह हो जाएगी, क्योंकि आइन में दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके तहत दोनों पार्टी, सूबे को और वफाकी हुकूमत को यकसा इख्तियार दिया गया है कि वो एलोकेशंस करें। उन एलोकेशंस में सर कुछ तारीखी एलोकेशंस हैं जिनको आप ग्रैंडफादर्ड एलोकेशंस कहते हैं, जो पहले से हुई हैं। जब आप सर इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और इस वक्त जो एलोकेशंस हो रही हैं मैं उनका हाल आपके सामने रख देता हूँ सर। हम कुल मिला के सर 3200 मिलियन यूनिट MMCFD, मैं उसको मिलियन यूनिट कह रहा हूँ सहूलत के लिए, 3200 मिलियन यूनिट गैस पैदा करते हैं सर। 3200 मिलियन यूनिट्स यानी 3200 MMCFD में से 200 MMCFD गैस पैदा करने के अंदर इस्तेमाल हो जाती है कंप्रेसर्स में। तो जो बाकी गैस बचती है वो तकरीबन 3000 MMCFD या 3000 मिलियन यूनिट है। उसमें से तकरीबन सर 1 यानी 1300 यूनिट्स जो हैं या 1200 यूनिट्स, डिपेंड करता है गैस में से किस ज़ख़ीरे से कितनी गैस निकल रही है, 1200 से 1300 यूनिट जो हैं डायरेक्टली वेल हेड में से दे दिए जाते हैं फर्टिलाइज़र कंपनियों को और पावर कंपनीज़ को सर। तो ये बात याद रहे कि जिस चीज़ को आप गैस कह रहे हैं जो पाइपलाइन में आती है वो फर्टिलाइज़र्स की गैस निकालने के बाद आती है। तो जो बाकी बचती है पूरे मुल्क के लिए, यानी 3000 में से 1200-1300 तो चली जाती है डायरेक्टली फर्टिलाइज़र को और बिजली को, बाकी 1600 जो बचती है सर वो पाइपलाइन कंपनियों के अंदर डाली जाती है। उसके अंदर सर जो इस वक्त अगर आप देखें जो मौजूदा एलोकेशंस हैं तो सर पंजाब हमेशा से डेफिसिट है, सिंध जो है वो डेफिसिट है, अगरचे सिंध जो है वो तकरीबन 50-60% के करीब गैस पैदा करता है सर स्पेसिफिक। जी नहीं सर मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, मैं देख के बता देता हूँ, लेकिन 60-65 के दरमियान फीसद। एड्रेस द चेयर मिनिस्टर साहब, मैं इसी वजह से नो क्रॉस टॉक जी, क्योंकि सर ये सवाल नहीं था, मैं इस वजह से स्पेसिफिसिटी के 60 से 65% गैस पैदा होती है, मगर सर हमारे 3 सूबे जो हैं वो डेफिसिट है। मैंने फिर उसका तरीक़ाकार भी आपको बताया है, एक्सप्लोरेशन का भी तरीक़ाकार बताया है, ऑफशोर का भी बताया है। ये तो पहला सवाल हो गया सर। अब दूसरा सवाल ये है कि सर जो समंदर से गैस निकलती है वो सर वेल मछलियों को नहीं पिलाई जाती, वो सर उसके जो एक कीमत है वो एलोकेट की जाती है डेवलपमेंट के लिए सर। तो उसमें जिस तरह ज़मीन से जो गैस निकलती है वो 5 किलोमीटर में दी जाती है, जो समंदर से गैस निकलती है उसका तरीक़ाकार तयशुदा है कि कितनी डेवलपमेंट में जाएगी, कितनी CSR में जाएगी, कितनी डिप्टी कमिश्नर्स और इलाके के वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए उसको एलोकेट किया जाएगा। तो जैसे ही हमारी वहाँ से गैस निकलेगी तो वो इजाफी पैसे जाएंगे। दूसरा सर उसका जो रॉयल्टी रेट है सर वो सारा सूबे को जाता है, तो रॉयल्टी जो वहाँ से पैसे निकलेंगे वो सब उस सूबे को जाएंगे जहाँ से एलोकेशंस हो रही हैं। तो ये सर तरीक़ाकार है, तफसील मैं आपके पास ले आऊँगा, उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है। इंक्वायरी तो अल्लाह के पास ले जानी पड़ेगी सर। उसकी वजह क्या है सर, जब आप गैस ज़ेरे ज़मीन कोई चीज़ खोदते हैं तो अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं होता कि नीचे से क्या निकलेगा। आप जियोलॉजी देखते हैं, आपको साइंस देखते हैं, उस साइंस के तहत आप ये फैसला करते हैं कि आपने ये 30-32 मिलियन ज़मीन पे और 100 मिलियन के करीब समंदर में पैसे खर्चने हैं या नहीं। जब आप वो पैसे खर्चते हैं सर और ज़मीन में जाते हैं, यानी समंदर में वेल के नीचे जहाँ समंदर ख़त्म हो जाता है, जहाँ तय है समंदर की, उसके नीचे क्या ज़ख़ायर हैं जो आपको साइंस बता रही होती है, उसके मुताबिक आप वो फर्दर ड्रिलिंग करते रहते हैं। अगर वहाँ पहुँचने पे पता चले कि वहाँ पे वो ज़ख़ीरा जिसका गुमान में था कि ये होगा वो नहीं है, तो सर इस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो वो इंक्वायरी तो फिर हमें अल्लाह के यहाँ दुआ गो भी होंगे और कुछ अल्लाह से इंक्वायरी भी करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ भी दे देते, थोड़ी सी गैस यहाँ से निकल आती तो वाह हो जाती हमारी भी दीगर हमारे हमसाया ममालिक की तरह। मगर अगर ना निकले तो सर कुछ बदकिस्मती है और कुछ हमारी एफर्ट में कमी है। एफर्ट में कमी दूर करेंगे और किस्मत के लिए अल्लाह से दुआ गो रहेंगे।